वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर 11th-12th पर। तो जैसे कि बच्चों आज हमने डिस्कस किया था आपका बुक 1 का कंप्लीट रिवीजन, जिसमें मैंने आपके जो पहले 6 चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने आज की क्लास में आपका डिस्कस किया था, जो सुबह 10 बजे पर हुई थी। अब ये शाम का समय है तो कोशिश ये करी कि आपका एक दो चैप्टर जो इजी वाले चैप्टर हैं जिसको हम कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं उनको कंप्लीट करवा दूं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको मैं आज वन शॉट में कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं होगी, क्लास छोटी होगी, लेकिन एक ही वीडियो में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसका वेटेज आपके पेपर में ये भी बता देता हूं बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, मतलब कि मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स में ये आपका पूछा जाएगा, 1-2 एमसीक्यू या 1-2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये 5 मार्क्स का ही आता है। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक अलग से क्लास पे कंप्लीट करवा रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम 2 टाइप की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। नंबर 1, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे 2 तरीके के आएंगे। एक क्वेश्चन बनेगा बाउंडेड रीजन पर बेस्ड, यानी कि जो रीजन होगा, यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो रीजन बनेगा वो आपका एक बाउंडेड रीजन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत पूछी जा रही है। दूसरा अनबाउंडेड रीजन, यानी कि जो रीजन बनेगा आपके पास जो कंस्ट्रेंट गिवन होंगे उन कंस्ट्रेंट के रिस्पेक्ट में जो रीजन बनेगा वो अनबाउंडेड होगा। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड 2 ही टाइप की प्रॉब्लम यहां पर आपका बनती है, जिसमें हम कॉर्नर पॉइंट मेथड आपका अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हालांकि थ्योरम आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमें थ्योरम को समझ लेना है ताकि हम फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड इजीली वहां पर अप्लाई कर सकें। तो थ्योरम नंबर 1 बच्चों हमसे क्या बोल रही है भाई कि लेट आर बी द फीजिबल रीजन। अब वो रीजन आपका बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर स्पेशली हम बाउंडेड रीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, मतलब कि बाउंडेड रीजन मतलब कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। Let R be the feasible region for a linear programming problem and let Z equal to ax plus by be the objective function। ये जो फंक्शन होता है Z equal to ax plus by, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की या तो क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम पूछेगा कि भाई हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम कब मिलेगा, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपसे मिनिमम पूछेगा। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की कंडीशंस के रिस्पेक्ट में हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है। ठीक है, when z has a optimal value maximum minimum where the variable x and y are the subject to the constraint described by the linear inequalities। और ये जो x और y वेरिएबल्स हैं इनके रिस्पेक्ट में कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, और जिससे हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और रीजन फाइंड करेंगे। और उसके बाद दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन मिलता है, यानी कि जो फीजिबल रीजन मिल रहा है, अगर वो आपका एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है यानी कि बाउंडेड है। ठीक है बच्चों, तो बाउंडेड होने के केस में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा वो हमको कहां पर मिलेगा बच्चों? कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। किधर पे मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। तो अगर बाउंडेड रीजन मिल जाए तो कॉर्नर पॉइंट निकाल लो, उनको जाकर के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो तो हमको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। और जो थ्योरम नंबर आपकी 2 है वो इस चीज को ऐसे भी वैलिडेट करती है कि भाई उन्हीं कॉर्नर पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही मिलेगा। ये इस बात को वैलिडेट कर रही है कि थ्योरम नंबर 1 ने बोला कि कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, और थ्योरम नंबर 2 आपसे बोल रही है कि यही कॉर्नर पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम भी मिलेगा तो मिनिमम भी मिलेगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही मिलेंगे यहां पर। ठीक है, तो लिखा हुआ है लेट आर बी द फीजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम and let z equal to ax plus by be the objective function and r be the bounded r is a bounded region, then the objective function z has both maximum and minimum। यहां से मैक्सिमम मिनिमम दोनों की ही सियोरिटी मिल जाती है कि दोनों ही मिलेगा ऑन आर एंड ईच ऑफ दीज अकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट। और ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अकर करेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये किस पर अकर करेगी? कॉर्नर पॉइंट पर अकर करेगी। तो ये जो दोनों ही थ्योरम्स हैं ये किसके लिए है? ये चीज समझना
कि कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम हमें सिर्फ बाउंडेड रीजन में ही श्योरिटी देता है। यानी कि अगर रीजन बाउंडेड है, अगर फीजिबल रीजन बाउंडेड है, तब तो कॉर्नर पॉइंट पर गारंटी है कि मैक्सिमम और मिनिमम हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिलेगा। लेकिन जब रीजन आपका अनबाउंडेड होगा तो अनबाउंडेड के केस में मे बी मैक्सिमम दे दे या मे बी मिनिमम दे दे, कंफर्म नहीं है। इसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें देखनी होगी वो भी मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मतलब मे बी हो सकता है कि हमें मैक्स और मिनिमम मिले, मे बी मैक्सिमम और मिनिमम मिले। ठीक है, ये कब, जब अनबाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड में श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जो कि सीबीएसई 2019 और 2022 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस में 4y, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस में 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये आपकी कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, z इक्वल टू आपके पास 3x प्लस में 4y है। कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रेंट जो हमारे पास है वो एक कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, कॉमा में y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस इनइक्वलिटी का ग्राफ। आप लोगों ने क्लास 11th में जब लीनियर इनइक्वलिटीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इनइक्वलिटीज के ग्राफ प्लॉट करना, अपर हाफ लोअर हाफ प्लेन कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब चीजें सिखाई गई थी। तो आई होप ये चीजें आपको पता भी होंगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4 का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी को छोड़ के x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई जहां पर हम ये इजीली देख सकते हैं। ठीक है, x और y में जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 4 मिल जाएगी। जब मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझको क्या मिल जाएगी, यहां पर y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। तो दैट मीन्स 0,4 एंड 4,0 इन पॉइंट्स को रख करके हम ग्राफ आपका प्लॉट कर सकते हैं। तो अब बारी आ जाती है ग्राफ पेपर की। तो ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस हो गया, ठीक है जी, और ये हमारे पास आपका y एक्सिस हो गया। क्लियर है, x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। इस पर हम पॉइंट्स रख देते हैं, जैसे कि ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपके पास 5, 6, 7। इसी तरीके से यहां पर -1, -2, -3, -4, -5 और -6 ऊपर पे रख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारे पास क्या था बच्चों, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 4 एंड 4,0। तो दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहां पे प्लॉट करूंगा तो एक पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा 4 कॉमा में आपका 0, दूसरा पॉइंट 0 कॉमा में 4 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा में 4। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इनको हम आपका इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका ज्वाइन ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर चला गया लेकिन आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपका इस तरीके का हमको ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था बच्चों पहला जो कंस्ट्रेंट था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4। तो ये जो बेसिकली हमारी लाइन है लेस देन इक्वल देन 4 है ना, बिल्कुल से। तो ये जो बेसिकली लाइन है ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट आपका ऊपर वाला पोर्शन है, दूसरा आपका नीचे वाला। अब लेस देन इक्वल देन 4 को रिप्रेजेंट करने वाला पोर्शन कौन सा होगा, जो लेस देन इक्वल देन 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए कि जो ओरिजिन वाला पोर्शन है यानी कि 0,0 वाला पोर्शन है, क्या ये पोर्शन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बड़ा ही आसान काम होता है, अगर आप ओरिजिन रख करके यहां पर चेक करोगे तो इजीली आपका काम बन जाएगा।
तो 0,0 यहां पर रखोगे तो 0 + 0 <4, यानी कि ये वाला पोर्शन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारा फीजिबल रीजन में नीचे वाला पोर्शन पूरा पूरा आपका आएगा, इसके नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि <4 को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन नीचे की ओर का पोर्शन है। क्लियर। अब यहां पर दूसरा कंस्ट्रेंट जो था वो क्या था कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये बाकी के कंस्ट्रेंट थे। x पॉजिटिव मतलब कि इधर, y पॉजिटिव मतलब कि इधर। तो एक्चुअल में हमारे पास जो फीजिबल रीजन बना वो ये वाला पोर्शन बना। ठीक है, इसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये वाला पोर्शन आपका फीजिबल रीजन यहां पर बन गया। ठीक है जी, ये हमारा फीजिबल रीजन है जो कि बाउंडेड है, जो कि बच्चों कैसा है, ये एक हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन बन गया। कैसा बन गया, ये हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन बन गया। आई बात समझ में, ये कैसा बन गया बच्चों, बाउंडेड फीजिबल रीजन बन गया। अब सबसे पहले अगर मैं कॉर्नर पॉइंट की बात करूं तो यहां पर कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, जल्दी से देखिएगा। कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर पॉइंट में एक तो 0,0 ओरिजिन है। ठीक है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4,0 है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0,4 है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर लिख देता हूं, z = 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना था बच्चों, मैक्सिमाइज। हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज। तो अब आपको इन कॉर्नर पॉइंट पर, ये जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, 4, 0 एंड 0,4, और हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर यानी कि z 0,0 पर निकालेंगे, तो हमको 3x + 4y है, तो 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0, तो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद z 0,4 में निकालोगे तो 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 4, यानी कि आपको 16 मिलेगा। और z हमें 4,0 पे निकालना है, तो 3 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में आपके पास 0, यानी कि 12। तो अब आप बता सकते हैं मैक्सिमम कब मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है बच्चों 0,4 पर। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ z = 4 या 3x प्लस में 4y इज 12 एट इज 16 एट 0,4। 0,4 पर हमको मैक्सिमम मिल रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मिनिमम पूछ लेता, तो मिनिमम ऑफ z = 3x प्लस में 4y, तो कितना हो जाता, मिनिमम आप देख सकते हैं 0 मिल रहा है, तो मिनिमम आपको 0 मिल रहा है एट 0,0। तो 0,0 पर मिनिमम और 0,4 पर आपको मैक्सिमम, यानी कि यहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम और यहां पर ऐसे मिल रहा है, क्लियर है, एकदम सिंपल है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन एक तो आपका यहां पर पूछ सकता है, सिंपल प्रॉब्लम है, एकदम एलपीपी प्रॉब्लम है ना। तो आई बात समझ में, फीजिबल रीजन निकाला और उसको सॉल्व किया, आंसर निकाला। एवरीवन क्लियर है, कोई डाउट यहां पर किसी को भी तो फटाफट से पूछ सकते हैं। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को अगर चाहते हो कि सभी क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी क्लास को पढ़ करके अच्छे से चीजें और कॉन्सेप्ट समझ सके। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मिनिमाइज z = 3x प्लस 5y। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, नोट करिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है।
z इक्वल टू 3x प्लस में आपका 5 टाइम्स y। क्लियर? कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है बच्चों, नोट करिएगा। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट हमारे पास है नंबर 1 x प्लस में, नोट करिएगा, कंस्ट्रेंट हमारे पास है x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3, x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल देन 2 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? कंस्ट्रेंट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो x प्लस 3y को हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू आपके पास 3। तो यहां पर अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, x रखा y रखा, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं यहां पर, तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू हमको 3 मिलेगी। तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए 0,1 और 3,0 पॉइंट ड्रॉ करके उनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए x प्लस वाई, दूसरा हमारे पास, इसको ऐसे लिख देता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। यहां पर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको बनाता हूं तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। देखिएगा ध्यान से, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब हम इन पॉइंट को अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। कहां पर? ग्राफ पेपर पर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। सबसे पहले ये हमारा ओरिजिन है 0,0, पॉइंट रख देते हैं ऐसे। चलो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पहली कंडीशन थी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। चलो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास पहली लाइन बन गई। बहुत ही गंदी लाइन बनाई है मैंने। चलो, तो अगर मैं इसको ठीक से ज्वाइन करूं तो कुछ कुछ ऐसा बन रहा है। आई एम सो सॉरी, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको मैं आपका वैसे रखूंगा ताकि दिक्कत ना आए। ज्यादा ही सांप सीढ़ी बन रहा है ना। अरे यार, कभी कभी ये बहुत दिक्कत करता है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो अब ठीक से बन पाएगा। बेटर बेटर ही है। चलो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? x प्लस 3y इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। तो दूसरा हमारे पास बनेगा एक तो 0,2 और एक तो 0,2, इनको ज्वाइन कर देंगे। चलिए, सबसे पहली बात, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है उनको लिख देते हैं। पहला कंस्ट्रेंट था कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3। अब समझना, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये x प्लस 3y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस 3y इक्वल टू 3 को। अब ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लू वाली लाइन है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन पर ओरिजिन है, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? रख करके चेक करो। अगर मैं ओरिजिन 0,0 यहां पर रखता हूं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या वो 3 से बड़ा होगा? नहीं। मतलब कि इसका ऊपर वाला पोर्शन फीजिबल रीजन बनेगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन फीजिबल रीजन बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पहले कंस्ट्रेंट के लिए हुआ। दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास है बच्चों x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2। क्या बना? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2। क्या
अब देखना ये रेड वाली लाइन है, ये रेड वाले पेन से इसको लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन है ये, ठीक है। ये भी दो पार्ट में, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन है, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। 0,0 इसमें रखोगे तो वो 2 से बड़ा थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब कि इसका भी हम अपर पार्ट लेंगे, मतलब कि ये बना। और तीसरा कंस्ट्रेंट था हमारे पास x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो एक्चुअल में हमारा जो फीजिबल रीजन बना वो कौन सा बना? हमारा जो फीजिबल रीजन बना ये आपका पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन बना। कौन वाला? ये। बहुत ही बढ़िया। जो फीजिबल रीजन बना बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन बन गया। अब मुझे बताइए, ये फीजिबल रीजन जो बन रहा है, मतलब कि हम उस रीजन को शेडेड कर रहे हैं जो कि दोनों सभी कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है। यानी कि येलो वाला जो पोर्शन हमने शेडेड दिया है, जिस पोर्शन को हमने शेड किया है, ये तीनों चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3 भी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2 भी है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 भी ट्रू है, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 भी ट्रू है। तो ये हमारा जो रीजन बना, इसको हम आपका अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम आपका अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनबाउंडेड रीजन। ठीक है। तो अभी तक हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी वो बाउंडेड रीजन के बारे में थी। अब यहां पर जो क्वेश्चन आया, किस पर आया? अनबाउंडेड रीजन का। और इस बार चांसेस भी ज्यादा है कि आपके बोर्ड्स के पेपर में अनबाउंडेड रीजन पर क्वेश्चन आने का। बाउंडेड रीजन तो देखो सबको आता है, बहुत ही सिंपल है। 2-3 इक्वेशन कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, उनको ग्राफ प्लॉट करो, कॉर्नर पॉइंट निकाल लो, बाउंडेड रीजन के केस में रख करके निकाल लो। अनबाउंडेड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्या है अब समझते हैं। कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले यहां भी हम नोट करेंगे। तो भाई कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? अगर मैं यहां पर चेक करूं तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला है जो कि है 2 कॉमा में 0, सॉरी 0 कॉमा में 2 है ये, बाकी एक सेकेंड, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 कॉमा में 2 है। ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये वाला है। अब ये कॉर्नर पॉइंट निकालो पहले तुम, ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, देखना ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। सॉरी एक सेकेंड, मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। मैंने यहां पर थोड़ा सा, हाँ जी, ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक कर लेना, मैंने इसको नीचे का नहीं लेना है, ऊपर ही का लेना है। ठीक है ना, पॉजिटिव x पॉजिटिव y लेना है ना, तो ऊपर का ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही लेना है, नीचे का नहीं लेंगे, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है ना, तो नीचे का पोर्शन नहीं लेंगे, सिर्फ इतना, तो ये वाला पोर्शन। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट मिल गए? यहां पर 3 कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। एक तो ये वाला जो कि हमने 0,2 लिख दिया, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये वाला बन रहा है जो कि 3 कॉमा में 0 है, जो कि आपके पास यहां पर 3 कॉमा में 0 है। एक कॉर्नर पॉइंट जो आपका बन रहा है वो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन सी दो लाइन का? x प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों लाइन को अगर मैं सॉल्व करूं, कैसे? सब्ट्रैक्ट करके, तो माइनस 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 कैंसिल, यहां से बना 2 टाइम्स वाई, 2 टाइम्स वाई इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट वाई मस्ट बी इक्वल टू 1/2। वाई की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर वाई 1/2 है तो एक्स बराबर 2 माइनस का 1/2, तो 2 2 जा 4 यानी कि 3/2। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ना, ये क्या आया? ये कॉर्नर पॉइंट 3/2 कॉमा में 1/2 है। ये कॉर्नर पॉइंट हमारा
3/2 कॉमा में 1/2 है। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। कौन कौन से? एक तो 0,2, एक तो 3,0 और एक कॉर्नर पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो कि हमारे पास 3/2 कॉमा में आपका 1/2 है। क्लियर है? ये 3 कॉर्नर पॉइंट हमको यहां पर निकल करके आए हैं। एवरीवन क्लियर? यस और नो? फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिएगा। लाइक और शेयर क्लास में बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। तो 0,2, 3,0, 3/2 कॉमा में 1/2, ये 3 कॉर्नर पॉइंट यहां पर हमारे बनते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास है, z इक्वल टू क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5 टाइम्स y। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर निकालू z 0,2, तो z 0,2 पर हमें क्या मिलेगा? ये 0, 5 इंटू में 2 यानी कि आपके पास 10 मिलेगा। z 3/2 कॉमा में 1/2, तो कितना मिलेगा? 3 इंटू में 3/2 इंटू में प्लस में हमारे पास 5/2, तो बनेगा 3 3 जा 9/2 प्लस में आपके पास 5/2, 14/2 यानी कि आपके पास 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 7। और तीसरा हमारे पास z इक्वल टू 3,0, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो 3 इंटू में 0 और प्लस आपके पास 5 इंटू में 3 इंटू में 3 होगा, 5 इंटू में 0 होगा, तो यहां से 9 मिला। हमें क्या करना था? इसका मिनिमाइज करना था। क्या करना था? मिनिमाइज। तो मिनिमम कहां पर मिल रहा है? यहां पर मिनिमम कहां पर मिल रहा है? इधर पे 10 मिला, इधर पे 7, इधर पे 9। तो अभी हमें पता चला है कि जो मिनिमम मिला है वो किस पॉइंट पर मिला है? 3/2 कॉमा में 1/2। क्लियर? 3/2 कॉमा में 1/2, इस पर हमें मिनिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? मिनिमम मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ जी, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y बराबर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, हाँ जी 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1/2 और 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2 रख देंगे यहां पर। 3x प्लस में 5y, तो 5/2, 3x 3 3 जा 9/2, 9 प्लस 5 14/2 दैट इज 7। ठीक है, यानी कि हमें यहां पर आपका क्या मिला बच्चों? इस पॉइंट पर हमें मिला मिनिमम। लेकिन जब भी रीजन आपका इस तरीके से अनबाउंडेड होता है, तो हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 7 होगी। डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इस केस में हम क्या करते हैं? जब हमें यहां पर ऐसा कुछ मिल जाए, यानी कि रीजन अनबाउंडेड आया, फिर हमें मिनिमम 7 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? अब हम यहां पर एक काम करेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या 3x प्लस 5y, क्या 3x प्लस 5y की वैल्यू इस पूरे इंटायर रीजन में 7 से छोटी पॉसिबल है? ये चेक करेंगे। मतलब कि हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 7 है? क्योंकि अगर 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 7, इसका ग्राफ कहीं पर भी इस अनबाउंडेड रीजन के ग्राफ से होकर के गुजरेगा या इससे पास करेगा, होकर के गुजरेगा या इससे पास करेगा, तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा? उस केस में हमें कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 7 का ग्राफ हमारे इस रीजन से पास नहीं करता है, इस रीजन से पास नहीं करता, चेक कर लेना क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ जी, नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे? 7 इज द मिनिमम पॉइंट। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो अब यहां पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते। तो सबसे पहले 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा कि 3x प्लस में 5y इक्वल टू 7 मान लो मैंने प्लॉट किया। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू
हमारे पास 7/5 आएगी, और जब y इक्वल टू मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास 7/3 आएगी। समझिएगा, 7/5 का मतलब कितना हुआ? अगर मैं 7/5 को लिखता हूं तो 5 1 जा 5, ठीक है, और फिर आया कितना आपके पास 2, 5 4 जा 20, 1.4 के बराबर 7/3, तो आपके पास 2 पॉइंट यहां पर 3 2 जा 6 है ना, तो 7/3 तो 2.3333 कुछ मिलता रहेगा, है ना, 2.333 अप्रोक्सीमेट, हम इसको 2.3 ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेट इसको 2.3 हम यहां पर बोल सकते हैं। चेक कर लेना, y इक्वल टू 7/5 1.4 और x इक्वल टू 7/3 दैट इज 2.3 अप्रोक्सीमेट यहां से हमको मिलेगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1.4, ठीक है, तो जरा यहां पर रखना x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू आपका 1.4 है, तो कुछ कुछ यहां से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट पोर्शन में कि y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2.3 है, यानी कि ये 2.3 कहां पर आएगा? ये 2.3 आपका यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है। और क्या ये 3/2 1/2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, थ्री बाई टू और 1/2 सेटिस्फाई कर ही रहा है। चलिए ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा रीजन है इसका ग्राफ क्या होगा? देखना, हमने जो अभी कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया आपका, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। और लेस देन वाला पोर्शन है मतलब कि नीचे का पार्ट, लेस देन वाला पोर्शन है मतलब कि नीचे का पार्ट, यानी कि ये पूरा रीजन इस अनबाउंडेड रीजन से कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं रखता है। आप देख सकते हैं कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया आपका, किसका ग्राफ अभी हमने बनाया ना कि 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल देन लेस देन 7, लेस देन 7 का ग्राफ अगर मैं बात करूं, लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 का ग्राफ हमारा ये पर्पल लाइन है, लेस देन 7। तो कुल मिलाकर के इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है इस अनबाउंडेड रीजन से कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं रखता है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं रखता है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सिंस 3x प्लस में 5y, यहां पर इसको आप सिंपल लेस देन 7 लिखना, 3x प्लस 5y लेस देन 7 डज नॉट कंटेन any common portion with unbounded region, ठीक है, with unbounded region। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इट इज इंप्लाइज दैट कि फॉर z इक्वल टू 3x प्लस में 5y minimum value is equal to 7 at 3/2, 1/2 पॉइंट। इसकी मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिलेगी बच्चों? 7 मिलेगी, मिनिमम वैल्यू हमको 7 मिलेगी, और किस पॉइंट पर मिलेगी? 3/2, 1/2 पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 3/2, 1/2 पॉइंट पर। आई बात समझ में कि नहीं आई? फटाफट से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। 3/2, 1/2 पॉइंट पर हमको मिनिमम वैल्यू 7 मिलेगी। और क्यों मिली? अनबाउंडेड में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले तो निकाला, उसके बाद ये जो मिनिमम वैल्यू 7 आई, चेक किया क्या हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 7 अनबाउंडेड रीजन में कहीं पर भी पॉसिबल है। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया कि भाई
इसका जो ग्राफ है डज नॉट कंटेन्स एनी कॉमन पोर्शन विद द अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन के साथ कहीं पर कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू 3x प्लस 5y, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू 7 होगी एट 3/2 1/2 पॉइंट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने आपको मेंशन किया कि ऐसा क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में जगह जगह पर आ रहा है इस तरीके का। हाँ जी, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी आपको 2 पॉइंट पर सेम मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले, ये भी याद रखिएगा। अगर मान लो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास मान लो a1, b1 है, एक पॉइंट आपके पास a2, b2 है, इन दोनों ही पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम भी मिल गया, मान लो 2 पॉइंट पर मैक्सिमम मिला या 2 पॉइंट पर मिनिमम मिला, तब हम क्या बोलेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर, उस लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपका सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर में मैंने देखा है कि 2 पॉइंट पर मैक्सिमम मिला या 2 पॉइंट पर मिनिमम मिला, तो बच्चों से पूछा जाता है कि भाई अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसमें ऑप्शन में गिवन रहता है कि 1 पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, सिर्फ इसी पर मिनिमम मिलेगा, नहीं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट हैं, एनी पॉइंट लाई बिटवीन दैट पॉइंट, उस पर हमें क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। चलिए, ये 2 पॉइंट वाली कंडीशन भी याद रखना, काफी ज्यादा पूछी जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। ये इस तरीके का क्वेश्चन मे बी पॉसिबल है कि आपके यहां पर केस स्टडी में आ जाए, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी के फॉर्म पर या ऐसे आपका पूछ सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। रेशमा wishes to mix 2 types of food P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A, 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। जो मिक्सचर कंटेंट्स है उसमें ये कंडीशन है कि एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए की होनी ही चाहिए और कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन बी की होनी ही चाहिए। ठीक है, फूड बी की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज पर केजी है, फूड क्यू की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज पर केजी है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, यानी कि फूड पी के 1 केजी क्वांटिटी में 3 यूनिट विटामिन ए मिलेगा एंड 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी मिलेगा, यानी कि फूड पी में 1 केजी में 5 यूनिट आपको विटामिन बी मिलेगा। वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, जिसमें आपका 1 केजी में 4 यूनिट आपका विटामिन ए है और 2 यूनिट आपका विटामिन बी है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो सबसे पहली बात, मिक्सचर बनाना है हमें, तो कॉस्ट की बात कर रहा है। जब हमें पता है कि 60 रुपीज पर केजी है, तो मान लो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से x केजी हमने फूड पी लिया और 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने फूड क्यू लिया, तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी x केजी फूड पी एंड y केजी फूड क्यू, तो ये टोटल कॉस्ट बनेगा। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है? इसका यानी कि जो कॉस्ट फंक्शन है, इस कॉस्ट फंक्शन का मिनिमम निकालना है कि भैया इसकी मिनिमम कॉस्ट हमें कब मिलेगी। क्या निकालना है? कॉस्ट फंक्शन का मिनिमम निकालना है कि मिनिमम कॉस्ट हमें इसकी कब मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो पहला कंस्ट्रेंट यहां पर लिख सकते हो कि लेट सपोज वी टेक x kg of food P and
y kg ऑफ फूड क्यू, है ना। अगर हमने मान लो x kg फूड p का लिया है, ठीक है, और y kg फूड q का लिया है, तो 60 टाइम्स x, क्योंकि 60 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग 80 टाइम्स y इक्वल टू z, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। क्लियर है एवरीवन? यस और नो, फटाफट से बताइए। 60x प्लस में 80y, क्लियर है? सुनाओ, अब हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये तो ऑब्जेक्ट, अब कंस्ट्रेंट क्या है कि भैया कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए विटामिन ए की, समझना। अगर x kg फूड p में आपको मालूम है कि 3 यूनिट पर केजी हमको विटामिन ए मिल रहा है, मतलब कि 3x, और फूड क्यू में 4 यूनिट पर केजी विटामिन मिल रहा है, तो 4y, समझना। 3x प्लस 4y, 3 यूनिट आपको मिला x kg फूड p में विटामिन ए, 4 यूनिट आपको मिला y kg फूड क्यू में विटामिन ए। इसकी मिनिमम अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 8 यूनिट, ग्रेटर देन इक्वल देन 8, मतलब कि 3x प्लस में 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 8, 8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्लियर है? 3x प्लस में 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 8। दूसरी कंडीशन है फूड क्यू के लिए कि फूड पी का, हाँ जी, एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी फूड पी में है, यानी कि 5x प्लस में 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी है फूड क्यू में, तो 2 टाइम्स ऑफ y, ये मिनिमम आपके पास 11 यूनिट होना चाहिए। ये हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी जो होगी वो x और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गए, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 11, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? एक बार फिर से समझ लेना। लेट सपोज वी टेक x kg ऑफ फूड p एंड y kg ऑफ फूड q, तो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा? 60 रुपीज पर केजी का फूड p, 80 रुपीज पर केजी का फूड q, टोटल कॉस्ट बनी z। इसकी मिनिमम निकालना है। विटामिन ए की मिनिमम क्वांटिटी दोनों मिक्सचर में 8 केजी होनी चाहिए, तो x kg फूड p में 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, y kg फूड q में 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, दोनों का सम 8 यूनिट के बराबर। ठीक है? इसमें 5 kg ऑफ विटामिन ए है, इसमें 2 kg ऑफ विटामिन बी है, विटामिन बी है, इसमें 5 यूनिट विटामिन बी है। सब सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो 11 यूनिट के बराबर। अब देखो इनका अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ से पहले हमने यहां पर लिख लेना है 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 8 है। तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू हमारे पास 8 आएगा। ठीक है? ये x हो गया, ये y हो गया। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 8/3, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, फिर कितना आया? 3 2 जा 6 2 आया, फिर 0 3 6 जा 18, तो 2.66, तो अप्रोक्सीमेट 2.7 बनेगा। कितना बनेगा? 2.7। उसके बाद अगला कंस्ट्रेंट था हमारे पास 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 11। देखना 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 11। ठीक है? तो यहां पर ये कंस्ट्रेंट बनेगा 5x, ठीक है, प्लस में आपके पास 2y इक्वल टू 11। ओके, देखना ये x हो गया, ये y हो गया। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 11/2, क्या बनेगा? 11/2, तो ये हमारे पास 5.5 के बराबर। कितना आएगा? 5.5 के बराबर। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 11/5, 11/5, यानी कि 5 2 जा 10, 2.2 के बराबर। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट है जिनको अब हम
अपने ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, बाकी x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। चलिए, तो अब ये हमारे पास x एक्सिस हो गया बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास x एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास आपका y एक्सिस हो गया। देखिएगा, तो सबसे पहले ये हमारे पास 0 हुआ, फिर ये हमारे पास 1 हुआ, ये हमारे पास 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 6 7 8। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2। अब थोड़ा सा मैं ना इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, हम 2 यूनिट को 1 यूनिट ले लेते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया आपका 1, इसको बोल दिया मैंने आपका 2, इसको बोल दिया मैंने 3, इसको बोल दिया मैंने 4, और इसको बोल दिया मैंने 5। इसी तरीके से ये बन गया आपका 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, और ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 5। ठीक है, हमने 2 2 थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक ले लिया क्योंकि ग्राफ हमारा छोटा बनेगा। हाँ जी, तो पहले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट आया हमारे पास। और दूसरा है हमारे पास y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2.7 है, तो 2.7 मान लो कुछ पॉइंट आपका यहां कहीं पर होगा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, चलो, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ 2 कॉमा में 0, और ये हमारे पास हुआ 0 कॉमा में 2.7, 0 कॉमा में 2.7। आप लोग थोड़ा सा ग्राफ पेपर पर अगर प्लॉट करना तो थोड़ा सा अगर ग्राफ पेपर मिले तो बेटर पॉइंट के साथ प्लॉट कर लेना, मैंने तो एक्सपेक्टेड पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5.5। 5.5 यहां पर 5 है, यहां पर आपके पास 6, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 5.5। तो 0 कॉमा में 5.5। उसके बाद y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2.2, ये कोई पॉइंट हमने यहां पर ले लिया 2.2 कॉमा में 0। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें तो उसको हमने मान लो ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, बेसिकली ये जो ब्लैक पेन से इसका इक्वेशन लिख देता हूं। इसका इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। ये हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का, और ये जो रेड पेन से हमने ड्रॉ किया है 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 का है। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5x प्लस में 2y इक्वल टू 11 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट एक बार मैं वापस से यहां पर लिख देता हूं कि 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 8, 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 11। तो बेसिकली अगर मैं ब्लैक पेन वाले पोर्शन की बात करूं तो ओरिजिन नीचे पर है, ओरिजिन तो सेटिस्फाई किसी को कर नहीं रहा, तो ये भी एक तरीके से हमारा, अगर मैं बात करूं, इन सभी को सेटिस्फाई करने वाला जो हमारा कॉमन पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है। ध्यान समझिएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है जो हमारा कॉमन है। ठीक है, इसको अब पूरा आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। आपको इस तरीके से गुचपुचाना नहीं है अपनी कॉपी में, आपको सिंपल सा पेन से सेट कर देना है। ठीक है, आपको ऐसा कोई कलर पेन से आपको कलर नहीं करके आना बोर्ड्स के पेपर में, आपको सिंपली उसको पेन से सेट कर देना है। तो पेन से सेट मतलब क्या, फिर लाइन खींच देना, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दैट मीन्स ओके। तो अब यहां पर हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, देखिएगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है नंबर 1, एक तो ये वाला 0,5.5, 0 कॉमा में 5.5। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका ये वाला जो कि अभी हम निकालेंगे, है ना, अभी इसको मैं सॉल्व करके निकालूंगा कि ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है
2.2 कॉमा में 0, मैंने गलत लिखा है ना, यहां पर रुकना, यहां पर हम क्या लिखेंगे 2.7 कॉमा में 0, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 2.7 कॉमा में आपका 0। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, मतलब कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 और दूसरा हमारे पास 5x प्लस में 2y इक्वल टू 11, इनका अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या बनेगा, मान लो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 10 टाइम्स x प्लस में 4y बराबर 22। इसमें से माइनस कर देता हूँ 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल, 7x, ठीक है, 10 माइनस 3 7, 88 में से 22 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बनेगा 2, मतलब कि 20 और उसके बाद 6 यानी कि 14। तो x की वैल्यू यहाँ से हमको 2 निकल के आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 2 पुट कर दो इसमें जा करके तो 3 इंटू में 2 प्लस में 4y इक्वल टू 8, तो 6 प्लस में 4y इक्वल टू 8, तो यहाँ से 4y बराबर 2, तो y की वैल्यू 2 अपॉन में 4 यानी कि आपके पास 1/2। तो y की वैल्यू आपके पास 1/2 मिल गई। कितनी मिल गई, y की वैल्यू आपके पास 1/2 मिल गई। तो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारे पास कितना आएगा, ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया 2 कॉमा में 1/2, 2 कॉमा में 1 अपॉन में 2। तो ये कॉर्नर पॉइंट अलग से यहां पर लिख देता हूं, और एक कॉर्नर पॉइंट है 2 कॉमा में हमारा 1/2। क्लियर है, 3 कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट 3 हमको मिले, एक तो 0 कॉमा 5.5, 2.7 कॉमा में 0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट 2 कॉमा में हमारा 1/2 है। तीनों कॉर्नर पॉइंट क्लियरली मिल गए, किसी को कोई डाउट यहां पर? क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 2 कॉमा में 1/2 ये हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब हम यहां पर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिएगा, बाकी सब सही है। चलो यही एज इट इज यही ग्राफ बनाया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे आप लोग? 2 कॉमा, अब देखना चेक करना है यहां पर, ये तो z, एक सेकेंड रुक जाना, अभी हमें चेक भी करना है, रुको। अब z इक्वल टू हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 60x प्लस में 80y, 60x प्लस में 80y। अब इसकी वैल्यूज तो निकाले पहले, तो z इक्वल टू किस पॉइंट पर निकालेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास है 0,5.5 पे, 0 कॉमा में 5.5, तो कितना होगा 80 इंटू में आपके पास 5.5, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, एक 0 और, तो यहां से हमको 440 मिल गया। कितना मिला 440। इसी तरीके से z, अगला जो पॉइंट है हमारे पास 2.7 कॉमा में 0, 2.7 कॉमा में 0, इस पर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना हाँ जी, तो देखिएगा ये हमारे पास 2.7 पर, तो रखोगे यहां से तो 60 इंटू में आपके पास 2.7, तो ये बन जाएगा 6 7 जा 42, कैरी आया, सॉरी 6 7 जा 42, तो कैरी आया आपके पास 4, 6 2 जा 12 और 12 प्लस में 4, 162 और 0, तो ये हमको 162 मिल गया। कितना मिल रहा है अप्रोक्सीमेट, ये 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 2.67 मैंने अप्रोक्सीमेट 2.7 लिख दिया। तो 6 7 जा 42, कैरी आया 4, 6 2 जा 12 और 12 प्लस में 4 16, 162, तो अप्रोक्सीमेट 162। उसके बाद तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है 2 कॉमा में 1/2, हाँ जी 2 कॉमा में 1/2, तो रखोगे यहां से 60 इंटू में 2 और 80 इंटू में 1/2, तो ये बना 120 और प्लस में आपके पास 40, तो ये बन गया 160। कितना बना 160। अब आपको पता चल गया कि मिनिमम कहां पर मिल रहा है,
मिनिमम इस पर मिल रहा है, ठीक है जी। मिनिमम हमें किस पॉइंट पर मिल रहा है, 160, यानी कि इस पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है। लेकिन अब डायरेक्टली रीजन अनबाउंडेड है। ये रीजन कैसा है, ये रीजन तो आपका कंप्लीटली अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड रीजन के केस में आप डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हो कि यहां पर हमें मिनिमम 160 मिलेगा। अब हमें आगे की फर्दर प्रोसेस करनी होती, वो क्या कि भैया चेक करो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई भी वैल्यू, यानी कि 60x प्लस में 80y लेस देन 160, इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। 60x प्लस में 80y लेस देन इक्वल देन 160, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका कोई भी पोर्शन इस अनबाउंडेड रीजन से होकर के गुजर रहा है। अगर गुजर रहा है तो मिनिमम नहीं है, अगर नहीं गुजर रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो मिनिमम हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, चेक करना, थोड़ा सा स्पेस कहां पर मिलेगा। ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आएगा, इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ जी, ये तो निकाल ही लोगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको इरेज कर देता हूं, तो यहीं पर निकाल लेंगे। 60x प्लस में 80y लेस देन इक्वल देन 160, तो दैट मीन्स 60x प्लस में 80y इक्वल टू 160 का प्लॉट कर रहे हैं। तो यानी कि 6x प्लस में 8y इक्वल टू 6 का, यानी कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8 का, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का, तो मतलब कि यहां पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 8/3। चलो 8/3, यानी कि 8/3 मतलब कि 2 पॉइंट आपका 66 जो चल रहा है। तो मतलब कि 0,2 और 8/3, सॉरी 0,2 रखा, अभी ग्राफ पेपर पर बना देंगे। 0,2 पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट हो गया, ध्यान समझना, ये वाला पॉइंट हो गया 0, आपका 2, और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल 2.66, ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेस देन 0, इससे नीचे का पोर्शन, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, समझ गए। ये वाला पोर्शन जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा, जो हमने ग्राफ बनाएंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का ग्राफ, वो एक्चुअल में यही लाइन का ग्राफ है जो हमने ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का ग्राफ प्लॉट किया था। अब लेस देन की बात कर रहा है, मतलब कि इसके नीचे का पोर्शन, और स्ट्रिक्टली नीचे, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा, लेस देन 160, मतलब कि नीचे। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। एक्चुअल में ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है और ये हमारा इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन है। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं। अगर लेस देन 160 लिख रहे हैं तो हम इस लाइन को भी इंक्लूड नहीं करते, इस वजह से ये कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। दैट्स वाई हमारा, यानी कि हमें जो मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो कितनी मिल रही है, 160, यानी कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये हमको मिनिमम मिल रहा है 160, मिनिमम कॉस्ट हो गई, और पॉइंट क्या हुआ, 2 में 1/2, 2 में 1/2, ये जो पॉइंट है ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसके क्वेश्चंस को जाई करके सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास कल सुबह 10 बजे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की आएगी, तो जरूर से क्लास को अटेंड करिएगा ताकि केस बेस्ड क्वेश्चन आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।